हेलो एवरीवन, आज है 2 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए, 30 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और छोटी सी सरकारी कंपनी जरूर है ये, और काफी बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 65% ये टूट चुका है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि हाल फिलहाल में जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, क्या वो प्राइस खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, और क्या मौके बन सकते हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे भी तो कहां पर बनेंगे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एनबीसीसी इंडिया अगर नजर करें तो कंपनी डेफिनेटली 30-21 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। एक महीने में लगातार टूटा है, 36 रुपए से ये लगातार टूट ही रहा है। अभी भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि ये संभलने की कोशिश भी कर रहा है। इवन अगर एक साल की बात करोगी तो एक साल में 35% की गिरावट है। और कहां से टूटकर नीचे आया था ये, तो 53 रुपीज से। और कहां तक टूटा था ये, तो टूटा था 27 रुपए तक। दोबारा बाउंस बैक यहां पर दिखाया और अब ये वापस टूट रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। पहली चीज तो ये कि सरकारी कंपनी है, डूबने का खतरा यहां पर ना के बराबर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई बहुत बड़ा डिसाइसिव ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इससे। हालांकि बहुत बड़ी रफ्तार 2013 से लेकर 2017 तक यहां पर बनी जरूर थी, लेकिन 2017 के बाद लगातार टूटा था ये। कोविड के वक्त ये 16 रुपए तक टूट गया था। वहां से बाउंस बैक भी हुआ था, अच्छी खासी तेजी भी इसने दिखाई थी, लेकिन वापस अब ये टूटना शुरू हो चुका है। वापस अब ये नीचे की तरफ टूट रहा है। और मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके कहां पर बनेंगे वो इस वीडियो में हम आगे बातचीत करेंगे। एनबीसीसी अगर देखा जाए तो मिड कैप शेयर है ये, 5,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम इसका देखें तो 52-53 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। और तो और लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब थे और यही वजह है कि शेयर में भी गिरावट है। लेकिन अगले क्वार्टर्स में क्या होगा ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर अगले क्वार्टर में प्रॉफिट दिख जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। लास्ट क्वार्टर में बड़े लंबे अरसे बाद यहां पर लॉस दिखा था। ये वो कंपनी है जिसने कोविड में भी लॉस नहीं दिखाया था। अगेन मैं कह दूं, ठीक है, कोविड जब इंडिया में आया तब भी लॉस नहीं दिखा था। 6 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस जून में इसने दिखाया है। और जो इनका रेवेन्यू था वो 1,800 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था जून में। और जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 2,440 करोड़ का हुआ करता था रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में 36-27% की गिरावट है और कंपनी डेफिनेटली लॉस में आई है, और ये दिक्कत की बात यहां पर जरूर है। प्रमोटर के पास यहां पर देखिए तो 61.75% की होल्डिंग है और एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। प्रमोटर कौन है? सरकार है। यहां पर छोटी सी सरकारी कंपनी जरूर है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है 6.55% की होल्डिंग के साथ, और 3.43% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 3.69% म्यूचुअल फंड्स के पास है। 7.09 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर ने यहां पर अगर कंपनी के डिविडेंड की बात करने की कोशिश करें तो इस साल इसने 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है, जो कि अच्छा है। इसके अलावा अगस्त महीने में 275 करोड़ की कीमत के इनको ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं, जो कि अगेन देखा जाए तो अच्छी चीज है कंपनी के लिए कि ऑर्डर्स इनके पास अच्छे खासे हैं और आने वाले दौर में भी इनको कई सारे ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। खास करके सरकारी कंपनियों के जो ऑर्डर्स, खास करके जो सरकारी ऑर्डर्स होंगे वो डेफिनेटली इसको मिलते रहेंगे। एनबीसीसी के बारे में अगर हम देखने की कोशिश भी करें तो एनबीसीसी में इनके रिजल्ट्स की सबसे पहले बात करें तो लगातार इनके रेवेन्यू टूट रहे थे, लेकिन 2022 में रेवेन्यू में जंप आया। 7,690 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला, जो कि अच्छे हैं। प्रॉफिट की भी अगर आप बात करो तो प्रॉफिट इनके लगातार टूट चुके थे, लेकिन अब धीरे धीरे स्टेबल हो रहे हैं। लेकिन 2023 में पहली बार इनका लॉस दिखाया है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 2020 कोविड के वक्त भी इसने लॉस नहीं दिखाया था, लेकिन इस बार फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले ही क्वार्टर में 6 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस इसने दिखा दिया है। देखो, लॉस दिखने में बहुत ही कम है, लेकिन लॉस लॉस होता है डेफिनेटली। कंपनी अब तक प्रॉफिट में थी, तो अगर लॉस दिखाएगी तो दिक्कत यहां पर जरूर होगी। एनबीसीसी के बारे में अगर हम देखने की कोशिश भी करें तो खरीदारी करने का सही मौका है। कोई शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 24 से 25 का इसका पी है, सेक्टर पी 50 का है, मतलब सस्ता जरूर है इस रेंज में। अगर आप देखो तो 30 रुपए का शेयर है, मतलब सस्ता है। और जहां तक बात करें खरीदारी की, मैं मानता हूं कि 25 से 30 रुपए का जो रेंज होगा वो बाइंग का रेंज जरूर हो सकता है यहां पर। क्योंकि अगर हम बात करें लास्ट ईयर जब गिरावट आई थी यहां पर, तो कोविड के वक्त 16 रुपए तक टूटा था। इतना नीचे तो कभी नहीं जाने वाला है, क्योंकि इतनी खराब सिचुएशन में नहीं है ये शेयर। लेकिन मैं ये मानता जरूर हूं कि अगर यहां से थोड़ा सा टूटता है, 25 से 30 रुपए के बीच में ये रहता है, तो डेफिनेटली आप खरीदारी कर सकते हो। और अगर वहां से थोड़ा और नीचे गिरता है तो नीचे के लेवल पे एवरेज भी कर सकते हो। कंपनी खराब तो नहीं है और ना ही डूबने वाली है, लेकिन ये चीज जरूर मैं कहूंगा कि अगर बहुत बड़ी गिरावट दिखाएगा
तो उसके बाद थोड़ा बहुत बाउंस बैक भी दिखाएगा, स्विंग ट्रेडिंग के मौके भी बनेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। रीजन ये कि सरकारी कंपनी और सरकारी कंपनी में यही चीज हमें देखने को मिल जाती है कि वैल्यू अनलॉक कभी हो नहीं पाती है। वहां पर बहुत ही कम सरकारी कंपनियां होती है जहां पर वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिलती है और शेयर में तेजी भी देखने को मिलती है, लेकिन एनबीसीसी उनमें से नहीं है। इसमें वैल्यू अनलॉकिंग बहुत जल्दी नहीं होने वाली है और ना ही शेयर में तेजी आने वाली है। यहां पर कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग के बारे में भी अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में 61.75% प्रमोटर के पास है, 3.69% म्यूचुअल फंड्स के पास है, डोमेस्टिक एफआई के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी है, रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 24.04% की होल्डिंग है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 20.74% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल एनबीसीसी छोटी सी कंपनी जरूर है, सरकारी कंपनी जरूर है, लेकिन अगेन मैं यहां पर कह दूं कि ये फंडामेंटली इतनी भी अफलातून नहीं है कि गिरावट आए तो आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद के बैठ जाए, क्योंकि यहां पर ये समझना होगा कि बाजार में जब गिरावट आती है तो ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा टूटता हुआ नजर भी आएगा, और दूसरी बात फंडामेंटली उतना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है कि आप इसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाए। तेजी जरूर आएगी, जब गिरावट आएगी उसके बाद तेजी भी जरूर आएगी, लेकिन तेजी आने में आपको इंतजार भी करना पड़ सकता है, तो उस चीज को भी याद रखिए। और अगेन कहूंगा कि पिछले कुछ महीनों में इनकी जो रेपुटेशन है वो उतनी अच्छी नहीं रही है। कई सारे इनके जो प्रोजेक्ट थे उसको भैया काफी अच्छी क्वालिटी मेजरमेंट नहीं मिला था, और देखा जाए तो कई सारे इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए थे बीच बीच में। तो एनबीसीसी इतना ही कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रहिए, ऑलरेडी काफी टूट चुका है। और अगर जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि 25 से 30 रुपए का जो रेंज होगा वो इनिशियल बाइंग का रेंज होगा, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करने का रेंज होगा। और अगर मार्केट की हालत खराब रहती, अगर पूरा ही बाजार खराब रहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आने वाले दौर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, इवन बढ़ चुके हैं, 1 अक्टूबर से तो बढ़ ही चुके हैं, अगर आने वाले दौर में थोड़े से और बढ़ सकते हैं तो कहीं ना कहीं बाजार में ये चीज इफेक्ट करेगी। और सरकार भी चाहती है कि भैया महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसको कंट्रोल में लाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जरूरी है शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि अगर बाजार रिएक्ट करेगा तो डेफिनेटली जो ऑटो सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, उस पर असर जरूर पड़ेगा। और एनबीसीसी अगर वहां से और टूटता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन अगेन कहूंगा जो भी गिरावट आएगी वो टेम्पररी होगी, लॉन्ग टर्म की कोई गिरावट यहां पर नहीं होगी, और इसीलिए खरीदारी के मौके 25 से 30 के बीच में इनिशियली बनेंगे। उसके बाद अगर बहुत खराब सिचुएशन अगर आती है तो उसके नीचे भी एवरेज करने के मौके बनेंगे। फिर आपको वेट करना है तेजी आने का, और डेफिनेटली तेजी जो है वो आएगी जब बाजार की जो सिचुएशन है वो संभलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा एक और कंपनी है, वो हालांकि प्राइवेट कंपनी है, एनसीसी लिमिटेड। राकेश जी का काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पर हमें देखने को मिल रहा था, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में एनसीसी जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।